तो फाइनली द मोस्ट अवेटेड डिबेट जिसका हम सबको, पूरे इंडिया को और पूरे दुनिया भर में जो भी हिंदी उर्दू जानने वाले हैं उन सबको बेसब्री से इंतज़ार था इस डिबेट का, डज गॉड एग्जिस्ट के ऊपर, जो कि आज फाइनली हुआ। और हम सब ने, मुझ जैसे लोगों ने इसको काफ़ी इन्जॉय किया, हमने काफ़ी कुछ सीखा इससे, और इसी के बारे में आज मैं बात करने वाला हूँ। क्या चीज़ें थी जो कि डिस्कस हुई इस डिबेट में, किन चीज़ों को स्पीकर्स ने अवॉइड किया डिस्कस करने से, या किस जगह पर उनके पास जवाब नहीं था, इन सारी चीज़ों को आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और पहले ही मैं बता दूं कि ये वीडियो बिल्कुल से न्यूट्रल अनबायस्ड वीडियो है। मैं यहाँ पे किसी का साइड नहीं लूँगा, ना जावेद अख्तर का, ना ही मुफ्ती शमाइल नदवी का, क्योंकि ये चैनल का पर्पस ही है कि हम यहाँ पे किसी के साइड नहीं लेते। हम इंटेलेक्चुअल और अनबायस्ड पर्सपेक्टिव से जो भी चीज़ें होती हैं उसको एज इट इज़ रखने की कोशिश करते हैं। तो वही चीज़ मैं आज भी करूँगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ, पहले मेन वीडियो में जाने से पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे कुछ थॉट्स हैं जो कि मैं शेयर करना चाहूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो डिबेट था, इतना बड़ा डिबेट, एंड पीपल लाइक जावेद अख्तर, मुफ्ती शमाइल नदवी तो वैसे तो बहुत ज़्यादा कोई रिनाउंड स्कॉलर नहीं है, ही इज़ अ डिसेंट एंड वेल एजुकेटेड स्कॉलर, बट उतने ज़्यादा रिनाउंड नहीं जिस तरह से इस्लामिक वर्ल्ड में उनका उतना ज़्यादा नाम नहीं था इससे पहले। वो मोस्टली अननोन थे, लेकिन अभी उनको सब कोई जानते हैं क्योंकि उनका ये डिबेट हुआ जावेद अख्तर साहब के साथ। बट जावेद अख्तर साहब, जो कि उनकी पर्सनैलिटी है, जो भी उनका वर्क है, जो भी उनकी हिस्ट्री है, उनके काम जो है, उससे पूरी दुनिया बखूब वाकिफ़ है। जो भी हिंदी उर्दू जानने वाले लोग हैं उनको बहुत अच्छे से पता है कि जावेद अख्तर कौन है, उनका काम क्या है, उनके कामों से लोग सब वाकिफ़ हैं। फॉर पीपल लाइक जावेद अख्तर ये बहुत ही अच्छा मुझे देखने को मिला कि उनका जब एक स्टांस है किसी चीज़ को लेकर, गॉड के एग्जिस्टेंस को लेकर, रिलीजन को लेकर, तो वो उससे पीछे नहीं हटे और वो उस पे सामने आए बात करने के लिए। एंड आई रियली अप्रिशिएट कि उन्होंने इस डिबेट पे पार्टिसिपेट किया। और ये भी एक सोचने वाली बात थी कि ये जो इतना बड़ा डिबेट है, जो कि इतना सेंसिटिव टॉपिक है, डज गॉड एग्जिस्ट, इस पे शायद ही कहीं पे और डिबेट हो पाता, इंडिया के अलावा मैं कह रहा हूँ, शायद ही कहीं पे ऐसा पॉसिबल होता ये डिबेट। और वैसे तो कोई रिलीजियस डिबेट नहीं था, ये एक इंटेलेक्चुअल डिबेट था गॉड के टॉपिक के ऊपर। कोई रिलीजन यहाँ पे डिस्कस नहीं हो रहा था, किसी भी रिलीजन से किसी का एसोसिएशन नहीं था, ना ही किसी ने किसी ख़ास रिलीजन को टारगेट किया इस डिबेट में, जो कि देख के मुझको काफ़ी अच्छा लगा। तो मेनली बात शुरू करूँगा, बट पहले उससे एक और चीज़ बता दूँ कि मेरे पिछले वीडियो में भी काफ़ी लोगों ने कमेंट किया, डिसएग्री किया। बहुत अच्छी बात है, आप मुझसे डिसएग्री कर सकते हैं। हम सब आपस में, अगर हमको सही लगता है, अगर हम डिसएग्री करते हैं कहीं पे, और हमें किसी की बात को अगर सही नहीं लगता अगर हमें, तो हमारे पास ये राइट है कि हम उससे डिसएग्री कर सकते हैं, बट डिसएग्री एक रिस्पेक्ट के दायरे में होनी चाहिए। एंड कुछ लोगों ने थोड़ा सा डिसरिस्पेक्ट का भी इजहार किया, जो कि मैं चाहूँगा कि ऐसा ना हो। बिकॉज देखें, ये जो डिबेट भी हुआ ये दो स्पीकर्स के बीच में, आपने अगर पूरी तरह से देखा होगा, मैंने तो 2 बार देखा है। अब इंपॉर्टेंट जगह को मैंने दोबारा देखा और मैंने पूरे डिबेट को पूरा शुरू से लेकर आखिर तक लाइव देखा। तो इस डिबेट में शुरू में ही जैसे कि जो मॉडरेटर थे सौरभ द्विवेदी साहब, उन्होंने पहले ही बताया कि ये जो 2 स्पीकर्स हैं जो कि आपस में भी बहस करने वाले हैं, इन्होंने पिछले दिन चाय में डिस्कशन भी किया, गले भी लगे वगैरह वगैरह। और जावेद अख्तर साहब ने भी क्लोजिंग स्टेटमेंट्स में, क्लोजिंग वर्ड्स में उन्होंने यही कहा कि अभी ये सारा कुछ होने के बाद भी हम लोग आपस में साथ में खाना खाएंगे। तो ये एक रिस्पेक्ट का दायरा है, ये हमारे इंडिया में वी आर वेरी ग्रेटफुल एज इंडियंस कि ये चीज़ हमें मेंटेन करना काफ़ी ज़रूरी है, बिकॉज यही हमारी पहचान है और यही हमारी आइडेंटिटी है कि हम लाख इख्तलाफ के बावजूद, डिसएग्रीमेंट्स के बावजूद भी आपस में एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट करते हैं, और हमारे अंदर एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी काफ़ी ज़रूरी है, जिस तरह से इन 2 स्पीकर्स के बीच में थी। अब यहाँ पे मैं अपने इस रिव्यू को शुरू करूँगा। तो डिबेट शुरू होता है मुफ्ती साहब के आर्ग्यूमेंट से, और वो तरह तरह के आर्ग्यूमेंट्स पेश करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वो कहते हैं कि क्या क्या मेथोडोलॉजी है जो कि हम अपना सकते हैं गॉड के टॉपिक को डिस्कस करने के लिए, और उसके बाद उन्होंने कुछ आर्ग्यूमेंट्स पेश किए। उसमें से वन ऑफ द आर्ग्यूमेंट्स था कंटिजेंसी का आर्ग्यूमेंट। लेकिन जब जावेद अख्तर साहब की बारी आई तो वो टॉपिक से हटकर वो रिलीजन को इन जनरल डिस्कस करने लगे। यानी जो चीज़ें मुफ्ती शमाइल नदवी ने कही थी, यानी कि सिर्फ किसी भी रिलीजन से हटकर, तमाम तरह के रिलीजन के तासुबात से हटकर सिर्फ गॉड के टॉपिक को डिस्कस किया उन्होंने, और उसके रिलेटेड उन्होंने आर्ग्यूमेंट्स दिए। पर जावेद अख्तर साहब ने इन जनरल रिलीजियस गॉड या फिर रिलीजन को इन जनरल उन्होंने हिस्ट्री वगैरह से तरह तरह से उन्होंने कंपेयर किया, बट उन्होंने भी अपनी तरह से उसी चीज़ को एड्रेस किया। बट जो मेन टॉपिक था वो मुझे थोड़ा सा उससे हटते हुए नज़र आए। उन्होंने जनरलाइज़ किया काफ़ी चीज़ों को, और उसके रीज़न भी उन्होंने बताया शुरू में ही कि वो पहले ही उन्होंने मुफ्ती साहब को बताया कि वो घबराएं ना, क्योंकि वो साइंटिफिक इतने सारे आर्ग्यूमेंट्स में इतने डिटेल में वो नहीं जाने वाले,
और उनका साइंस का जो नॉलेज है वो बहुत ही जनरल है और बहुत ही बेसिक है। उन्होंने अपने अल्फाज में कहा है शुरू में ही, मैं कोई ये उनके बारे में नहीं कह रहा हूँ। तो जावेद अख्तर साहब ने यही किया कि वो जनरली काफ़ी सारी चीज़ों को उन्होंने डिस्कस किया दिस एंड दैट, बट जो मुफ्ती साहब का जो आर्ग्यूमेंट था वो उन्होंने उस चीज़ को एंटरटेन नहीं किया, उसको डिस्कस नहीं किया। कंटिजेंसी का और कंटिजेंट बीइंग का, यानी कि नेसेसरी बीइंग का जो डिस्कस किया, जिसको डिस्कस किया मुफ्ती साहब ने, उसको उन्होंने फर्स्टली एड्रेस नहीं किया, बाद में उन्होंने किया, फिर मैं उसके ऊपर आता हूँ। जावेद अख्तर साहब ने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही बड़ी चीज़ बताई, जो कि हम सबको इस चीज़ से सीखना चाहिए। उन्होंने नॉट नोइंग के ऊपर काफ़ी जोर दिया। उन्होंने ये एक्सेप्ट किया कि एथीस्ट जो होते हैं, या फिर वो एटलीस्ट पर्सनली उनका जो थॉट्स है वो ये मानते हैं कि मैं काफ़ी सारी चीज़ों को नहीं जानता और मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट करता हूँ। मेरे अंदर ये ह्यूमिलिटी है, मैं इस चीज़ को मानता हूँ कि मैं नहीं जानता। जिस तरह से थीस्ट जानते हैं, यानी थीस्ट क्लेम करते हैं कि वो जानते हैं कि गॉड है, लेकिन यहाँ पे जावेद अख्तर साहब ने कहा कि मैं बहुत सी चीज़ों को नहीं जानता। और इंसानियत को उन्होंने उनसे इंसानियत की उन्होंने बात की कि इंसानियत अभी वो चीज़ों को सीख रही है, जान रही है, समझ रही है, साइंस इसके ऊपर काम कर रही है। तो एक वक्त आएगा कि हम लोगों को बाकी चीज़ें भी अभी तक जो नहीं पता है वो भी पता होंगी। तो इस तरह से ये प्रोग्रेस हो रहा है, लेकिन नॉट नोइंग का जो ये ह्यूमिलिटी था उनके अंदर, ये बहुत ही मैंने अच्छा पाया इस चीज़ को। आई रियली अप्रिशिएट दैट। लेकिन एक बात मेरे यहाँ पे भी समझ में नहीं आई कि एक तरफ जावेद अख्तर साहब कह रहे हैं, मतलब कह रहे थे शुरू में कि नॉट नोइंग, यानी कि मैं नहीं जानता, नहीं जानता, इसके ऊपर वो फोकस कर रहे थे कि बहुत सी चीज़ें हम इंसान नहीं जानते। तो इसका मतलब ये नहीं है कि इस तरह से गॉड का कॉन्सेप्ट एक्सेप्ट किया जाए, लेकिन इसके बावजूद फिर वो एक एक्सट्रीम स्टांस पे फिर क्यों है? मतलब अगर वो नहीं जानते, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट एक एग्नोस्टिक का पोजीशन होता है, यानी कि एग्नोस्टिक इज़ समवन जो कि कहता है कि मुझे ये भी नहीं पता कि गॉड है कि नहीं, मेरे पास वो भी प्रूफ नहीं है, और मुझे ये भी नहीं पता कि गॉड नहीं है, यानी मेरे पास वो भी प्रूफ नहीं है, तो वो बीच में रहता है। एंड वो से कहता है कि मेरे पास गॉड के होने या ना होने, दोनों के लिए मेरे पास प्रूफ नहीं है, इसलिए मैं इस चीज़ को ना हाँ कहता हूँ ना फिर ना कहता हूँ। लेकिन जावेद अख्तर साहब का जो पोजीशन है वो एथीस्ट का पोजीशन है, कि यानी कि क्लेमिंग दैट देयर इज़ नो गॉड, जिसको उन्होंने बाद में बर्टन रसल के आर्ग्यूमेंट से भी काउंटर करने की कोशिश की। जावेद अख्तर साहब ने बर्टन रसल की एक आर्ग्यूमेंट दी, यानी कि वो कहते हैं कि बर्टन रसल के अकॉर्डिंग, जो कि उनका आर्ग्यूमेंट है कि अगर आप किसी चीज़ को क्लेम करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर चाय की केटली किसी प्लैनेट के इर्द गिर्द घूम रही है, तो ये बर्डन ऑफ प्रूफ आपके ऊपर है, यानी कि जो क्लेम कर रहा है उसके ऊपर है, ना कि मेरे ऊपर है। बाय डिफ़ॉल्ट अगर मुझे वो लॉजिकल नहीं लगता तो मैं उसको नहीं मानूंगा। और यहाँ पे मुफ्ती साहब का जो आर्ग्यूमेंट था कि एक केतली को आप वहाँ से उस तरह से एग्जाम्पल में नहीं ला सकते, बिकॉज वो एक इलॉजिकल चीज़ है। लेकिन जहाँ पे गॉड की बात आती है, तो गॉड इंसान जब एक्सेप्ट करता है तो उसको लॉजिकली एक्सेप्ट करता है। एंड वो एक चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा, जो कि मैंने अपने पिछले वीडियो में भी कहा था, बहुत से लोगों ने उस चीज़ को समझा नहीं, या फिर पता नहीं मैं समझा नहीं पाया, मैंने पूरी कोशिश की थी कि थीस्ट जो होता है, यानी कि यहाँ पे जो मुफ्ती शमाइल नदवी का जो काम था, वो एक कंटिजेंट बीइंग की, नेसेसरी बीइंग की बात कर रहे थे, जो कि सारे ऑलमोस्ट रिलीजन्स एग्री कर सकते हैं उस बीइंग के ऊपर। लेकिन जावेद अख्तर साहब कंटिन्यूसली जिस गॉड को डिसप्रूव या फिर डिनाई कर रहे थे, वो रिलीजियस, एक ख़ास किस्म का रिलीजियस आइडियोलॉजी बेस्ड गॉड है, जिसके ये सारे एक्शंस हैं, जिसमें बार बार वो प्रॉब्लम ऑफ ईविल पे चल जाते हैं, और ये वो, तो ये सारी चीज़ें हैं, और ये डिफरेंस है बहुत बड़ा, ये गैप है बहुत बड़ा, जिसको मैं कहता हूँ, और हमें दिख भी गया चीज़। मुफ्ती साहब जिस डेफिनेशन या फिर जिस कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड की बात कर रहे हैं उसको डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन जावेद अख्तर साहब उसको बात करते हुए भी, लेकिन वो बार बार उस चीज़ पे जा रहे हैं कि क्योंकि रिलीजन्स इस तरह से डिस्क्राइब करते हैं गॉड को, क्योंकि रिलीजियस लोग इस तरह से, उनके एक्शंस ये हैं, उनके कारनामे ये हैं, उनके करतूत ये हैं, तो ये सारी चीज़ों से वो जज कर रहे हैं कंटिन्यूअसली, जो कि उनकी तरफ से भी यू कैन से लॉजिकल, बिकॉज अगर आप गॉड को डिस्कस कर रहे हैं और अगर आप किसी रिलीजन से बिलोंग नहीं करते, तो ये शायद ही ऐसा होता है। यानी कोई भी इंसान जो गॉड पे यकीन करता है, वो किसी न किसी रिलीजन से एसोसिएट करता है, किसी को वो सही मानता ही है, किसी एक स्पेसिफिक काइंड ऑफ डेफिनेशन ऑफ गॉड को। और उनका भी यही कहना है जावेद अख्तर साहब का कि आप अगर एक गॉड को मान रहे हैं, यानी एक कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड को मान रहे हैं, तो लेकिन आप बाकी 99 गॉड के कॉन्सेप्ट को डिनाई कर रहे हैं। जिस तरह से एक एथीस्ट एज, यानी कि वो खुद जिस तरह से डिनाई कर रहे हैं 99 चीज़ों को, मैं वहाँ पे 100 चीज़ों को डिनाई कर दे रहा हूँ। जस्ट फ़र्क हमारे बीच में सिर्फ एक कॉन्सेप्ट का है। ये भी एक आर्ग्यूमेंट है तो सही, लेकिन जो बार बार मुफ्ती शमाइल नदवी जिस पे फोकस कर रहे हैं, जिसको उन्होंने क्लियरली नहीं बता पाए, कुछ जगह पे उन्होंने गलती भी उनसे हुई, वो चीज़ ये कि वो बार बार जिस चीज़ को डिफ़ाइन किए जा रहे थे, यानी कि वो एक कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड को
पूरे तरह से यानी कि स्टार्ट टू एंड वो डिफ़ाइन करने की कोशिश कर रहे थे। एंड प्रॉब्लम यहीं पे हो जाता है कि अगर आप गॉड को कंप्लीटली डिफ़ाइन करने जाते हैं, फिर आप उसको, जो एथीस्ट होता है उसको फिर वो डिनाई करेगा ही करेगा, बिकॉज़ कहीं न कहीं आप वो जगह रखते हैं जहाँ पे वो सवाल उठा सकता है। तो ये चीज़, इवन दो इफ़ देयर इज़ अ गॉड, अगर आप उस गॉड में मानते भी हैं, अगर थीस्ट मानते भी हैं, तो ये चीज़ क्लेम करना कि हाँ, ये सारा डेफ़िनेशन है, हमें सब कुछ पता है, हालाँकि वो भी क्लेम करते हैं कि हाँ, हमें सब कुछ नहीं पता। बट फिर भी वो इतना सारा कुछ क्लेम करते हैं कि वो गॉड ऐसा है, यहाँ शुरू हुआ, वैसे हुआ, टाइम का यहाँ पे कॉन्सेप्ट था, अर्थ बना ऐसे, ये वो, इतनी सारी चीज़ें उससे जुड़ी होती हैं कि फिर एथीस्ट के पास ये ऑप्शन आ ही जाता है कि नहीं, फिर वो उसको डिनाई करने के उसका कोई ना कोई ऑप्शन उसको वहाँ पे मिलता ही है। एंड वही चीज़ जावेद अख्तर साहब ने भी किया कि कहीं पे भी जो रिलीजियस उसका कनेक्शन था, वहाँ पे सब तरह से उन्होंने उस चीज़ को डिसमेंटल किया, उस चीज़ को डिनाई किया और उस चीज़ पे आर्ग्यूमेंट अपना पेश किया कि किस तरह से ये चीज़ पॉसिबल नहीं है कि इस तरह का रिलीजियस गॉड एग्जिस्ट कर सकता है। ऑल्दो वो दोनों इस टर्म पे तो बहस नहीं कर रहे थे, रिलीजियस गॉड और दी अल्टीमेट सुप्रीम पर्सनैलिटी इस तरह से, बट अल्टीमेटली अगर आप देखें, अगर पूरे डिबेट को एनालाइज करें और मेरे पिछले वीडियो को देखें, तो आपको यही समझ में आएगा कि एक्चुअली यही हुआ है ये चीज़। यानी कि दोनों अलग-अलग गॉड्स की बात कर रहे हैं। यहाँ पे एक तरफ मुफ्ती साहब एक मिस्टीरियस और एक लाइक सुप्रीम बीइंग, इस तरह से सब रेफ़र कर रहे हैं। वहाँ पे जावेद अख्तर साहब जब अपने आर्ग्यूमेंट्स दे रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि अगर ये ऐसा है तो फिर वहाँ पे ये मतलब रेप क्यों है और बच्चों के साथ ज़ुल्म क्यों है, बच्चे क्यों मारे जाते हैं, ये बीमारी, वो बीमारी। तो ये चीज़ें हैं, ये बहुत बड़ा एक गैप है। अगर इसको ना सॉल्व कर पाएँ अगर एथीस्ट और बिलीवर मिल करके, तो फिर ये एथीस्ट वर्सेस बिलीवर की डिबेट हमेशा ज़िंदगी भर चलती रहेगी, चलती आ रही है और ये ऐसे ही चलती रहेगी। अगर आप एक डेफ़िनेशन ऑफ गॉड पे एग्री करते नहीं हैं तो। और ये डेफ़िनेशन पे एग्री करना भी बहुत मुश्किल चीज़ है, क्योंकि मैंने बताया कि कोई भी शख्स, शायद ही ऐसा कोई होता होगा कि जो गॉड पे मानता हो, बिलीव करता हो, लेकिन उसका रिलीजन से एसोसिएशन नहीं हो। वो किसी न किसी रिलीजियस डेफिनेशन ऑफ गॉड पे ही उसका इत्तेफाक होता है, उस पे वो एग्री करता है। तो ये एक प्रॉब्लम है जिसको मैंने यहाँ पे नोटिस किया और मैंने पहले भी अपने वीडियो में बताया था इस चीज़ को। इसके अलावा जावेद अख्तर साहब ने बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स दिए जो कि काफ़ी पावरफुल आर्ग्यूमेंट्स थे, लेकिन वो टॉपिक से थोड़ा-सा हट कर थे, थोड़ा-सा क्या ज़्यादा ही हट कर थे मैं कहूँगा। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल उन्होंने वर्शिप का कहा कि रिलीजियस इंसान इबादतगाह में जाता है, यानी कि मंदिर मस्जिद में जाता है, वहाँ पे पूजा इबादत करता है, फिर उसको वहाँ पे सैटिस्फैक्शन मिलता है। तो उसका एक ये है कि उसको ऑलरेडी वो चीज़ें मिल गई हैं, लेकिन एक एथीस्ट के लिए उसको गरीबों की मदद करनी पड़ती है, ये वो, देन वो उसको एहसास होता है कि हाँ, मैंने कुछ अच्छा किया है। तो इस तरह से बहुत सारे पॉजिटिव और बहुत सारे स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट्स जावेद अख्तर साहब ने भी दिए, लेकिन वो इस टॉपिक से हटकर थे। डज़ गॉड एग्जिस्ट, ये जो टॉपिक पे डिस्कशन होना था, डिबेट होना था, इस चीज़ से वो हट कर थे। अदरवाइज़ इंडिपेंडेंटली, सेपरेटली वो आर्ग्यूमेंट्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे। और क्योंकि जिस तरह से जावेद अख्तर साहब अक्सर मेन टॉपिक पे नहीं थे मोस्ट ऑफ द टाइम, तो उन्होंने प्रॉब्लम ऑफ ईवल की भी काफ़ी दफ़ा हमेशा की तरह बात की, जैसा कि वो उन्होंने बाकी वीडियोज़ में करते हैं। और बहुत सारे उन्होंने जो आर्ग्यूमेंट्स दिए, वो उसमें से कोई भी नए आर्ग्यूमेंट उनके नहीं थे। मैंने ऑलरेडी उनके प्रीवियस वीडियोज़ में वो सारे आर्ग्यूमेंट्स को कहीं न कहीं मैंने उस चीज़ को सुना है। तो कोई भी चीज़ उन्होंने ऐसी नई बात नहीं कही और उन्होंने अपने स्पीच के पहले में ही, शुरू में ही बता दिया था कि मैं उतना ज़्यादा इस पे तो नहीं जाने वाला। और पूरे थ्रू आउट द डिबेट उन्होंने बार-बार, कई दफ़ा, 4-5 दफ़ा उन्होंने मुफ्ती साहब से पूछा, जब वो उन्होंने चैलेंज किया कि कंटिंजेंसी आर्ग्यूमेंट को, यानी कि कंटिंजेंट बीइंग होना चाहिए, नेसेसरी बीइंग होना चाहिए। उसके ऊपर उन्होंने कई दफ़ा सवाल किया कि आप इसको डिफ़ाइन क्या कर रहे हैं? कंटिंजेंसी का मतलब क्या है? कंटिंजेंट बीइंग है क्या? इसके बारे में उन्होंने कई दफ़ा सवाल किया। नाउ क्योंकि जावेद अख्तर साहब ने टॉपिक से थोड़ा हट कर प्रॉब्लम ऑफ ईविल पे काफ़ी ज़्यादा उस पे डिस्कशन किया, इसलिए मुफ्ती साहब ने भी थोड़ा बहुत जब उस पे काउंटर आर्ग्यूमेंट्स पेश किए, तो उन्होंने भी कुछ अजीब सी चीज़ें बताई। फॉर एग्ज़ाम्पल उन्होंने कहा कि गॉड इज़ द क्रिएटर ऑफ ईविल ऑल्सो। जब जावेद अख्तर साहब ने इस चीज़ पे एम्फसाइज़ किया, जब ज़ोर डाला, कि पूछा कि तो फिर ईविल को फिर क्या गॉड ने ही क्रिएट किया, कि वही गॉड क्रिएट किया है जिसने ईविल को? तो उस पे उन्होंने हाँ कहा मुफ्ती साहब ने। एंड लेकिन जब उसी को काउंटर क्वेश्चन करके जावेद अख्तर साहब ने पूछा कि फिर ये जो रेप हो रहे हैं, ये वो जुल्म ज़्यादती, तब फिर उसके जवाब में मुफ्ती साहब ने कहा कि वो फ्री विल से कनेक्टेड है। तो ये चीज़ मुझे बहुत ही अब्सर्ड लगी मुफ्ती साहब की तरफ से, कि उन्होंने प्रॉब्लम ऑफ ईविल को, यानी कि ऐसा कहा कि ईविल यानी गॉड की क्रिएशन है, यानी कि गॉड ने ही ईविल को क्रिएट किया है।
अगर वो ये कहते कि हाँ फ्री विल दिया है गॉड ने, तो फिर यहाँ पे ये पॉसिबिलिटी रह सकती थी कि हाँ वही फ्री विल था जिस जो पूरी हिस्ट्री है सेटन की, शैतान की, इब्लीस की, कि उसी फ्री विल के ज़रिए शैतान भी डिविएट हुआ, और इसी फ्री विल के ज़रिए हम भी, हमारे पास भी चॉइस है, गुड वर्सेस ईविल, दिस एंड दैट। लेकिन क्योंकि मुफ्ती साहब ने कहा कि गॉड इज़ द क्रिएटर ऑफ ईविल ऑल्सो, तो फिर वहाँ पे वो फंस गए एक तरह से, कि फिर उनके पास जो जवाब बचा, फिर वो जब उन्होंने कहा कि फ्री विल, तो फिर ये एक्सेप्टेड था ही नहीं कि आप एक तरफ तो कह रहे हो कि ईविल को गॉड ने क्रिएट किया, फिर दूसरी तरफ कह रहे हो कि ये फ्री विल का नतीजा है। तो फिर ये आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स हो गए। और फिर एंडिंग स्टेटमेंट्स में भी मुफ्ती साहब ने ये ऐसा बताया कि उन्होंने कंटिन्यूसली फिर वही चीज़ बात की कि नेसेसरी बीइंग, कंटिंजेंट बीइंग, वो बीइंग जो कि एग्जिस्ट करना ही चाहिए, लॉजिकल फैलेसी की बात की उन्होंने, इनफाइनाइट रिग्रेस की बात की, ये सारी चीज़ों पे उन्होंने डिस्कशन किया। लेकिन जावेद अख्तर साहब ने कम्प्लीटली डिफरेंट काइंड ऑफ लाइक कंसेप्शन ऑफ गॉड को डिनाई किया। तो वही प्रॉब्लम है, एक जो गैप बना हुआ है, यानी कि एक बिलीवर या एक थीस्ट जब एक बात करता है गॉड के बारे में, तो उसके माइंड में जो तस्वुर होता है, और एक एथीस्ट जब एक गॉड की बात करता है तो उसके माइंड में जो तस्वुर होता है गॉड का, यानी कि कॉन्सेप्ट होता है गॉड का, वो डिफरेंट डिफरेंट होता है। और यही प्रॉब्लम है बेसिकली, कि अगर आप सेम लाइक बीइंग या फिर सेम डेफिनेशन ऑफ गॉड पे अगर आप नहीं आते, तो फिर एट द एंड या फिर थ्रू आउट द लाइक डिस्कशन भी आपके आर्ग्यूमेंट्स इधर उधर जाते हैं। फिर आप कभी भी उस तरह से बात कर ही नहीं पाता जिस तरह से मतलब होना चाहिए उस डिस्कशन को। एंड बहुत ही अफसोस लगता है कि मतलब ये दो स्पीकर्स जो हैं वो तो आपस में काफ़ी म्यूचुअल उन्होंने बात भी की, रिस्पेक्ट भी की, खाना भी खाए, चाय भी पिया। लेकिन अब जो ऑडियंसेस हैं, जो कि इनके फॉलोअर्स हैं, इवन जावेद अख्तर साहब के एथीस्ट फॉलोअर्स, या फिर मुफ्ती साहब के, या फिर बाकी धर्मों के थीस्ट फॉलोअर्स जो भी हैं, ये कंटिन्यूसली लगे हुए हैं कि जावेद अख्तर साहब को शायद आप कन्विंस करवा देते मुफ्ती साहब, या फिर गॉड उनको गाइड कर देते इस तरह से। तो ये चीज़ें बेसलेस हैं, अगर, क्योंकि ये ऐसे वर्क नहीं करता। इट डिपेंड्स ऑन द पर्सन। एक इंसान को ही चाहिए कि अगर वो किसी चीज़ के बारे में सीरियस है, फॉर एग्जांपल उसको इस चीज़ में इंटरेस्ट है कि हाँ डज गॉड एग्जिस्ट और नॉट, तो उसको दोनों तरफ के आर्ग्यूमेंट्स न्यूट्रली अनबायस्ड पर्सपेक्टिव से देखने चाहिए, और फिर उसको अपने तरह से डिसाइड करना चाहिए कि हाँ व्हाट इज़ मोर रैशनल, व्हाट इज़ मोर लॉजिकल। इस तरह से ये चीज़ें अपने, ये पर्सनल स्टडी है एक इंसान का। ये नहीं है कि किसी इंसान ने बता दिया। तो ऐसा नहीं था कि जावेद अख्तर साहब उन्होंने जो अपने धूप में बाल सफ़ेद नहीं किए, वो जिस कहावत है ना, कि वो उन्होंने एक ज़िंदगी गुजारी है, उन्होंने लोगों से मिले हैं, उन्होंने पढ़ा लिखा है, तो उनको भी आर्ग्यूमेंट्स पता हैं, उनको भी पता है कि क्या रीज़न्स हैं, क्या लॉजिक पेश किया जाता है, सारी चीज़ें उनको पता है ऑलरेडी। ऐसा नहीं है कि उनको पता नहीं था और आज मुफ्ती साहब आए उनको आज सब कुछ पता चल गया, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता भाई। और मुफ्ती साहब को भी ऑलरेडी एथीस्ट के आर्ग्यूमेंट्स पता हैं, तो दे बोथ नो देयर आर्ग्यूमेंट्स एंड द अदर पर्सनस आर्ग्यूमेंट्स, एंड दे, उनको बस उसी चीज़ पे बात करनी थी। काउंटर क्वेश्चन था ये वो जो कि हुआ, एंड जो भी है वो सबके सामने है। यहाँ पे कोई हार जीत की बात ना थी, ना है, ना ही किसी डिबेट में होती है। यहाँ से आप अब यहाँ पे डिबेट में फिर से ये रिज़ल्ट निकलेगा, इनके सपोर्टर्स कहेंगे कि हमारे हमारे लाइक हमारे टीचर जीते, और इनके सपोर्टर्स कहेंगे कि हमारे जीते। तो ये जीत हार आर्ग्यूमेंट्स, ये ऑडियंसेस का काम है, ये चलता रहता है। हालांकि डिबेट का मकसद होता ही नहीं कि कोई हार जीत हो, एक टॉपिक पे बात होती है, उस टॉपिक पे दोनों पर्सपेक्टिव सामने आ जाते हैं, दोनों काउंटर आर्ग्यूमेंट सामने आ जाते हैं, क्वेश्चंस हो जाता है, डिस्कशन हो जाता है, बाकी ऑडियंस को जो मिलना था उससे मिल जाना चाहिए। ये कि हार है जीत है, किसने क्या किया क्या नहीं किया, दिस डज नॉट मैटर। एंड एट द एंड ऑफ द डे आप जैसे दो स्पीकर्स आपस में उनके अंदर एक रिस्पेक्ट है एक दूसरे के लिए, हम सब के लिए भी ये रिस्पेक्ट होना चाहिए, बहुत ही ज़रूरी है। गॉड के एग्जिस्टेंस के ऊपर जो भी आर्ग्यूमेंट्स पेश किए जाते हैं, फिलोसॉफिकल आर्ग्यूमेंट्स मेनली, और जो साइंटिफिक पॉइंटर्स हैं, वो साइंटिफिक पॉइंटर्स यानी कि जो जो चीज़ें इशारा करती हैं गॉड की तरफ, वो कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है लेकिन वो इशारा करती हैं, या फिर फिलोसॉफी जो आर्ग्यूमेंट्स पेश करती है गॉड के एग्जिस्टेंस के ऊपर, इन सब को, और स्पिरिचुअली जो एक इंसान एक अंदर से जो फील करता है
कि हाँ, एक गॉड होना चाहिए, फिर इस तरह की चीज़ें जो भी हैं, जो अंदर से फ़ील करता है कि हाँ, देयर इज़ समथिंग बियॉन्ड दिस यूनिवर्स और देयर इज़ समथिंग बियॉन्ड दिस एग्जिस्टेंस, जो हम लोग जो इंसान विटनेस करते हैं। इन सारे आर्ग्यूमेंट्स को मैंने एक जगह पे जमा किया है आसान अल्फाज में, क्योंकि अक्सर गॉड के ऊपर जितने भी किताबें होती हैं, चाहे वो थीस्ट की हों, एथीस्ट की हों, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती हैं। उसमें शायद ही एक आम इंसान को कुछ समझ में आए, अगर आप उस खास फील्ड से बिलोंग नहीं करते, साइंस, फिलॉसफी या फिर इस तरह की किसी चीज़ से। तो इसी चीज़ को मैंने बहुत ही आसान अल्फाज में एक आम इंसान के लिए मैंने सारे आर्ग्यूमेंट्स को सिंपल अल्फाज में मैंने एक जगह जमा किया है, जिसको पढ़कर ईजिली कोई भी कुछ भी समझ सकता है, सारे आर्ग्यूमेंट्स को। इस बुक का नाम है गॉड बियॉन्ड डाउट, ये ऑलरेडी लॉन्च हो चुकी है। अगर आप ई बुक पढ़ना चाहें तो इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। अगर आप ऑर्डर करना चाहें तो अमेज़न का लिंक भी अवेलेबल है। इंडिया में अभी तक अवेलेबल नहीं है, इसलिए शायद आप अगर मंगवाएंगे तो शायद आपको थोड़ा-सा ज़्यादा चार्जेस पे करना पड़े। बट जल्द ही मैं कोशिश करूँगा कि ये बुक ऑफ़लाइन भी, यानी कि आप डायरेक्टली मेरे वेबसाइट से भी ऑर्डर कर सकते हैं। यही था आज का वीडियो। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं इसी तरह के और भी वीडियोज़ बनाता रहता हूँ रिलीजन के ऊपर, क्योंकि ये चैनल का नाम ही है वर्ल्ड रिलीजन्स। यहाँ पे मैं डिफरेंट रिलीजन्स की, हर रिलीजन्स की, इवन एथीस्ट की जो भी कोई आइडियोलॉजीज़ हैं, जो भी कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, मैं उसको आसान अल्फाज में समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप बाकी वीडियोज़ भी ज़रूर चेकआउट करें। जावेद अख्तर के प्रूफ ऑफ गॉड के ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई है, जिसको आप यहाँ क्लिक कर ज़रूर देख सकते हैं। ये है वर्ल्ड रिलीजन्स, डिफरेंट फेथ्स, वन डेस्टिनेशन।